दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के अंदर फ्रेंच फैनन को डिस्कस करेंगे। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा और इन वर्क्स में क्या है इसकी बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों पोस्ट कॉलोनियलिज्म का विचार क्या बोलता है? इंपीरियलिज्म जो कॉलोनाइजेशन के टाइम पर था उसका रूप बदल गया है, लेकिन हाल अब भी वैसे ही है। हर देश आज के टाइम पर अपना लोहा मनवाना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, और जो ऑलरेडी सुपर पावर है वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहता है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में जो इंपॉर्टेंट वर्क्स पब्लिश होना शुरू हुए वो 1950s के बाद से थे। जैसे एक राइटर का नाम आप नोट करो, एम एस सेयर। इनका फेमस वर्क है डिस्कोर्स सुर ले कॉलोनियलिज्म। इन्हीं के स्टूडेंट फ्रेंच फैनन, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, तो पहले इन्होंने प्यू नॉयरे के नाम से पब्लिश करवाया, बाद में इसको ब्लैक स्किन वाइट मास्क ट्रांसलेट करके पब्लिश करवाया था। 1952 के टाइम पर मास्क ब्लैंकस के नाम से पहले पब्लिश करवाया था, 2 बुक्स पहले पब्लिश करवा दी थी, बाद में इस बुक को लिखा था। 1958 में चिनुआ एचबे ने अपना वर्क लिखा थिंग्स फॉल अपार्ट। जॉर्ज लैमिंग, इनका वर्क है प्लेजर्स ऑफ एक्साइल, 1960 में आया। फ्रेंच फैनन का एक और वर्क है रेचर्ड ऑफ द अर्थ, 1961 में आया। तो 1950 के बाद से ये वर्क्स लिखा जाना शुरू किया गया और अब तक चला जा रहा है। एक फेमस इंटेलेक्चुअल है दोस्तों रॉबर्ट यंग। उन्होंने कहा था इस मूवमेंट की शुरुआत यानी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है इसकी शुरुआत हुई थी, एक जर्नल था ट्राई कॉन्टिनेंटल, 1966 में। इससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। एक तो इस जर्नल का नाम जरूर याद रखना, दूसरा रॉबर्ट यंग का नाम जरूर याद रखना। आज पोस्ट कॉलोनियलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट नाम हम फ्रेंच फैनन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। इनका टाइम स्पेन था 1925 से 1961 तक का, यानी बहुत लंबी लाइफ इन्होंने जी नहीं थी, लेकिन एक लीडिंग थ्योरिस्ट और एक्टिविस्ट थे दोस्तों। ये 20th सेंचुरी की सबसे पावरफुल आवाज़ों में से एक थे। इनका जन्म हुआ था मार्टिनिक में, जिसे फ्रांस ने अपनी कॉलोनी बना रखा था। इनके कुछ आर्ग्यूमेंट सुन के आपको थोड़ा ऑब्जेक्शन हो सकता है, जिस तरह से ये वायलेशन की बात करते हैं दोस्तों, मतलब वाइट लोगों के खिलाफ जिस तरह के वायलेशन की ये बात करते हैं, और मार्क्सिस्ट विचारों को सुन करके भी आपको थोड़ा अजीब लग सकता है जिस तरह के इनके विचार थे। लेकिन ये कोई ऐरे गहरे राइटर नहीं थे दोस्तों। साइकेट्रिस्ट की पढ़ाई की थी, काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था। बाकी राइटिंग्स की अगर जहाँ तक बात है, जो भी आपको कुछ मिलता है इनकी राइटिंग्स में, तो राइटर तो जो एक्सपीरियंस करता है वही लिखता है। अगर इन पर सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस की बात करूं तो इनके टीचर एम एस सेयर, उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था इन पर। देखो मैंने आपको बताया कि ब्लैक स्किन वाइट मास्क को लिखने से पहले इन्होंने कुछ किताबें पहले भी लिखी थी, जैसे प्यू नॉयरे और मार्क्स ब्लैंकस। ये 1952 के टाइम पर लिखी थी, जो फ्रेंच में लिखी हुई थी। बाद में इन्हीं का ट्रांसलेशन किया और ब्लैक स्किन वाइट मास्क को पब्लिश करवाया। इंटरेस्टिंगली इन्होंने जो भी साइकोलॉजी पढ़ रखी थी वही अप्लाई करी अपनी बुक ब्लैक स्किन वाइट मास्क में। अपने वर्क में इन्होंने दोनों चीज़ों का यूज़ करके ये बताने की कोशिश की कि कॉलोनाइजेशन और रेसिज्म के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। कमाल की बात सुनो कि 1954 में फैनन अल्जीरिया में एक मनोचिकित्सक की जॉब कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट की जॉब कर रहे थे। तब अल्जीरियाई लोगों ने फ्रांस के शासन के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। इस रिवॉल्ट को लीड कर रही थी नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। और इन्होंने उस रिवॉल्ट को ज्वाइन कर लिया, सपोर्ट किया लिबरेशन फ्रंट के लिए न्यूज़पेपर को एडिट करके। इन्होंने तब तक उसको सपोर्ट किया जब तक ये जिंदा थे। इनकी जो बुक है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, उसका कोर आइडिया क्या है? इस बुक में इन्होंने बताया कि अफ्रीका को यूरोपियंस ने अपने हिसाब से बांट दिया है, ब्लैक अफ्रीका और वाइट अफ्रीका में। वाइट वाले अफ्रीका को तो ये अपने साथ अपनी ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन से जोड़कर देखते हैं, और ब्लैक वाले अफ्रीका को ये ब्रूटल अनसिविलाइज नज़रों से देखते हैं। ये तो ठीक नहीं है। एक फेमस टर्म है दोस्तों, कॉलोनियल मैनिकेज्म। कॉलोनियल मैनिकेज्म वर्क्स का सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट है ये। 3rd सेंचुरी में पर्सिया में एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन शुरू हुआ जिसमें लाइट को तो गुडनेस के साथ जोड़कर देखा गया और डार्क को इविल के साथ में। तो ये मैनिकेज्म का आइडिया जो है वहीं से निकल कर आया है। इनका फेमस कॉन्सेप्ट था। इस मैनिकेज्म के खिलाफ फैनन ने बोला कि ऐसा क्या है डार्क में, डार्क बुरा क्यों है, ऐसा क्यों है? ये दुनिया मैनिकेज्म की दुनिया है, बाइनरी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है ये, कि डार्क को तुम बुरा कहते हो और लाइट को अच्छा कहते हो।
तरह से इन लोगों ने वाइट अफ्रीका को तो खुद से जोड़कर देख लिया और डार्क अफ्रीका को, मतलब जो डार्क कलर के लोग जहाँ पर रहते हैं, उसको ये लोग बोलते हैं कि ये अनसिविलाइज्ड है, ब्रूटल है। अब इनके वर्क्स में आपको एक इन्फ्लुएंस जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, मार्क्सिज्म का इन्फ्लुएंस। ये बोलते हैं कि किस तरह से डीकोलोनाइजेशन होने के बाद में भी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट लोगों का इन्फ्लुएंस आज भी बना हुआ है। कैसे? जैसे हर रीजन में, चाहे आपका एरिया हो या कोई और एरिया हो, एक ना एक पावरफुल कैपिटलिस्ट जरूर होता है हर एरिया में। वो हमेशा अपने आप को ऐसे दिखाएगा जैसे उसका पहनावा, रहन सहन, स्टाइल काफ़ी हद तक बॉर्जुआजी लोगों की तरह होगा, जो पहले वेस्टर्न बॉर्जुआजी लोग करते थे जब हमारा देश उनके कंट्रोल में था। वो जैसे रहते थे वैसे ही आज के जो बॉर्जुआजी लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं जो इनके एजेंट्स बनकर बैठे हुए हैं। उनमें और इनमें एक डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। वो जो वेस्टर्न बॉर्जुआजी लोग थे, इनके काउंटर पार्ट्स जो थे, उन लोगों ने तो डेमोक्रेटिक और ह्यूमनिस्ट आइडियल्स का मास्क पहना हुआ था, जबकि ये बॉर्जुआजी जो लोग हैं इनकी कोई ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है। ये लोग इतने समझदार है ही नहीं, बस ये उनको फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि इनकी स्किन तो ब्लैक है लेकिन इन्होंने मास्क वाइट डाले हुए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा ब्लैक स्किन वाइट मास्क। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो आपको फ्रेंच फैनन समझ में आए होंगे दोस्तों। और भी राइटर्स हैं, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।